विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं। 2 चरण में चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव बाकी हैं और इसी बीच हमारी टीम प्रतापगढ़ में पहुंची है और यहाँ पे विकास के इलाके में आदागंज अझारा में जनपद प्रताप और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावों में क्या मुद्दे हैं और यहाँ पे जनता की जो पसंद है वो क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मैं राधारमण शुक्ल एडवोकेट, मैं यहाँ का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ जी। तो सर, यहाँ पे जनता के क्या मुद्दे हैं और किसकी सरकार को जनता पसंद करती है? जनता यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और योगी मोदी की सरकार चाहती है। उसकी मानसिकता केवल एक है, हमारी विरासत की जो रक्षा कर सके, जो हमें विकास कर सके, वो उसी को वोट करना चाहती है, किसी को वोट नहीं करना चाहती। मौजूदा समय में यहाँ पे कांग्रेस की विधायक हैं सर। जी हाँ। तो उनका कार्यकाल कैसा है, उनकी कार्यशैली? उनके कार्यकाल से ज़्यादा लोग यहाँ पर योगी और मोदी की सरकार को पसंद कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार बने, लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। किन मुद्दों पर लोग योगी की आदित्यनाथ की सरकार बताया कि विरासत और विकास। विरासत का मतलब आप देख रहे हैं, मर्यादा उत्तम राम का मंदिर जो आज बन रहा है कदापि न बनता अगर ये मोदी योगी की सरकार न होती तो। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, 35 से खत्म हुआ, ये कदापि न होता अगर मोदी योगी की सरकार न होती। ये सब चीज़ें हैं। समान नागरिक संहिता अगर बन सकती तो मोदी योगी की सरकार ही बना सकती है। यहाँ पर जो भी विरासत के लिए कार्य हो रहे हैं, अब आप चले जाइए यहाँ से श्रृंगबेरपुर में मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम और निषाद राज दोनों गले मिल रहे हैं। ये किसकी बदौलत मिल रहे हैं? ये मोदी और योगी की बदौलत मिल रहे हैं। जैसा कि तमाम जमीन पर मैं घूम रहा हूँ, इसी बीच हम लोग उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, हाथरस, कासगंज और यहाँ से होते हुए शाहजहांपुर से होते हुए हम लोग पहुँचे। जगह जगह हमने छात्रों से बात करी तो छात्रों की बेहद नाराजगी है, बेरोजगारी को लेकर छात्र परेशान है। और जिस तरीके से हम लोग भी देखते हैं कि इलाहाबाद में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो भी बड़ा दुखद है। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए मित्र, इसके पहले क्या सबको रोजगार मिल चुका था क्या? ये असली चीज़ ये है कि ये मुद्दे खड़े करने के प्रयास किए जा रहे हैं। योगी और मोदी को बदनाम करने के प्रयास हो रहे हैं। तमाम लोगों ने, उसमें आपने देखा होगा कि लोग देख रहे थे कि हम अपनी डिग्री वापस कर देंगे, हमको जो पुरस्कार मिला है उसको वापस कर देंगे, हम अपनी पद्मश्री वापस कर देंगे। अब कोई नहीं मिलता। देखिए, ड्रामेबाजी है, ये नाटकबाजी है। योगी मोदी को बदनाम करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और हमें एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब हम इन रास्तों से गुजर रहे थे तो रात 9, 10, 11, 12 बजे, जितने भी बजे हम रास्तों से गुजर रहे थे, तो हमें किसान लोग लाठी डंडे और टॉर्च लेके अपने अपने खेतों में बड़े परेशान दिखाई दिए। उनका कहना है कि आवारा पशुओं के चलते बहुत समस्या हो रही है, बड़े पैमाने पर जो फसल है उसका नुकसान हो रहा है। हमें कुछ ऐसे भी किसान मिले जिनके बेटों को आवारा पशुओं ने रात में मार दिया था और कईयों की मौत भी हो गई थी। सर, तो इस पर आपकी क्या राय? जी हाँ, देखिए, असली है कि हमारे गांव के ही लोगों ने उसको छोड़ रखा है, पशुओं, कोई दूसरे लोग नहीं है। गांव से ही लोगों ने छोड़ रखा है और योगी मोदी को बदनाम करने के लिए वो कहते हैं योगी जा रहे हैं, मोदी जा रहे हैं। इस तरह का भी नाटक कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ये सरकार बदनाम हो। असलियत ये है कि गांव के ही लोगों ने छोड़ रखा है। तमाम लोग तो शाम को दूध लेने के बाद उनकी गायें फिर वापस चली जाती हैं और फिर आकर के बांध देते हैं। आपकी राय में मौजूदा सरकार में सब कुछ विकास अच्छा है, बढ़िया अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरा नाम जयप्रकाश द्विवेदी, एडवोकेट तहसील लालगंज, रामपुर का रहने वाला हूँ। विकास जाइए। अब यहाँ तो प्रमोद जी और मोना जी का ही विकास मतलब। आपकी क्या राय है, जनता किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है इस बार? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, या जैसे सर ने बताया कि विकास और वंशवाद के खिलाफ? क्या आपका क्या कहना है? अब यहाँ तो मोना जी विकास पर चुनाव लड़ रही हैं और जीतेंगी भी। जी, जिस तरीके से सर ने बताया कि अयोध्या में मंदिर का मुद्दा उठाया, तो क्या मंदिर और मस्जिद की राजनीति, धार्मिक राजनीति चुनाव में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब नहीं होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद से हमसे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर आप क्या बोलेंगे? अब कानून व्यवस्था पर क्या बताएं? कानून व्यवस्था में तो ब्राह्मणों की कितनी हत्या हो गई, इस पर आप खुद देख रहे हैं। कानून व्यवस्था यही है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे बारी से। सर, शुभ नाम आपका? विकास मिश्रा। सर, आपकी क्या राय है, यहाँ रायबरेली की और रामपुर की जनता किन मुद्दों पर इस बार रुख कर रही है? रामपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ विकास हमारा प्रमुख मुद्दा है। विकास को लेकर के हम लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं और यहाँ के जो विकास को गति दी है, जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं माननीय प्रमोद तिवारी जी, वर्तमान में उनकी पुत्री विधायक आराधना मिश्रा मोना जी हैं। पिछले 40-42 सालों से वो कांग्रेस से हैं सर? जी, कांग्रेस की कैंडिडेट हैं और कांग्रेस से ही वो रहे हैं। लगातार उन्होंने कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं। 9 बार प्रमोद तिवारी कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में यहाँ विधायक बने हैं। अब
2 बार उनकी पुत्री रही, तीसरी बार फिर है। तो इस विकास जगह का नाम सर रामपुर खास है और यहाँ की पसंद भी खास है, बिल्कुल। क्योंकि हम तमाम जगहों पर घूमे तो सपा और बसपा और भाजपा ये हमें मिले, लेकिन ये जगह हमें इसलिए खास लगी क्योंकि यहाँ कांग्रेस के विधायक पिछले कई सालों से जो यहाँ पे हैं और जनता की अभी भी पसंद बने हुए हैं। सर कोई खास वजह? निश्चित रूप से खास सबसे बड़ी वजह है कि वह एक ऐसे नेता हैं कि लोगों के दुख सुख में यहाँ पे हमेशा शामिल होते रहते हैं और जनता को यहाँ विकास चाहिए। विकास यहाँ पे आप ये जो सड़क खड़े हैं, ये बड़ी बड़ी हाईवे सड़कें, पूरा रामपुर खास एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे करीब 490 किलोमीटर का हाईवे बना हुआ है। इतनी दूर में आप चाहें तो यहाँ से दिल्ली पहुँच सकते हैं, लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र को हाईवे से आच्छादित किया गया है। तो ये बहुत बड़ा विकास का मुद्दा है और यही कारण है पिछले 40 वर्षों से 42 वर्षों से कांग्रेस यहाँ जीतती आई है। वर्तमान में फिर इस बार जो यहाँ की कैंडिडेट है कांग्रेस के राधा मिष्ठा मोना, जीत की ओर अग्रसर है, अच्छे मतों से जीतेंगे वो। सर यहाँ हमने अंकल जी से भी एक सवाल किया था, मैं आपसे भी वही सवाल दोहराना चाहूँगा कि हमें इस हमारी चुनावी यात्रा के दौरान बहुत से ऐसे छात्रगण मिले, युवा साथी मिले जिनकी बेहद नाराज़गी है सरकार से, रोजगार को लेके और शिक्षा व्यवस्था को लेके। जिस तरीके से तमाम शैक्षणिक संस्थान बंद भी चल रहे हैं और उनका कहना है कि रैलियां चालू है लेकिन शैक्षणिक संस्थान बंद है, उन पर आपकी क्या राय? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकार है, इसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके रखा है। पिछले 2 वर्षों से अगर देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित हुआ है। ना रैली बंद है, ना रेला बंद है भाजपा का। अगर बंद है तो खाली स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, संस्थान बंद हैं, जिससे कि छात्रों का भविष्य पिछले 2 वर्षों से अंधकार की ओर है। आज भी अभी देख रहे हैं गवर्नमेंट ने 14 फरवरी से विद्यालय खोलने का आदेश दिए हैं, लेकिन रैलियाँ चल रही हैं, लाखों की भीड़ हो रही है, मतदान कराया जा रहा है। प्रथम 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, नॉमिनेशन हो चुका है। तो आखिर ये खाली भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जब यहाँ का नौजवान, जब यहाँ का बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं करे, अशिक्षित होगा, तो वो फिर रोजगार के लिए नहीं दौड़ेगा, उसको सरकार की अच्छाइयाँ नहीं मालूम चलेंगी, बुराइयाँ नहीं मालूम चलेंगी। इसलिए पूरी तरीके से यहाँ के नौजवान को बेरोजगारी की ओर ढकेलना चाहती है, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है, क्योंकि वो अंधे की तरह राज चलाना चाहती है। उसको एक ऐसी लाठी चाहिए जहाँ उसकी खानक कोई सुनने वाला ना हो, जो वो बोले वही सही है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है यहाँ पर। सर महंगाई पर भी आपकी राय लेना चाहूँ। महंगाई तो अगर आज़ाद हिंदुस्तान को देखा जाए, जब से यह देश आज़ाद हुआ है तब से महंगाई चरम पर है। आज जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो घर में उपयोग करने की चीज़ें हैं, मसलन आप कड़वा तेल ले लो, जो कभी 70-80 रुपये लीटर हुआ करता था, किलो हुआ करता था, आज 200-220 रुपये लीटर में है। गैस सिलेंडर 300, 400, 450, 500 रुपये हुआ करता था, आज 1000 से 1100 रुपये गैस सिलेंडर पहुंच गया है। चीनी का दाम, चना का दाम, आप रेलवे में देखिए, जहां पर 250-300 रुपये रेलवे के टिकट थे, आज 600 रुपये हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट 2 रुपये 10 रुपये हुआ करता था, आज 50 रुपये का है। तो महंगाई को इस कदर सरकार निचोड़ रही है, जनता को जो है निचोड़ रही है कि कितना पैसा कहाँ से निचोड़ लिया जाए। आज मोरंग महंगी है, आज गिट्टियाँ महंगी हैं, आज घर आपको बनाना एक सपना जैसा लगता है। जो सरिया 1800 रुपये कुंटल बिकती थी, आज 6000 में बिक रही है। मोरंग का दाम बढ़ गया। तो महंगाई तो चरम पर है, खाने पीने की वस्तुएं हों या कंस्ट्रक्शन की वस्तुएं हों, हर जगह की महंगाई की मार जो जनता झेल रही है, और ये आज एक बड़ा मुद्दा है महंगाई। जी सर शुक्रिया, हम आपसे और भी बात करेंगे, हम तमाम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। सर आपकी क्या राय? किस बारे में? क्या चुनावी मुद्दे हैं और जनता की पसंद क्या है? चुनावी मुद्दा वही बेरोजगारी दूर हो, जनता की पसंद अमन चैन कायम हो। और बताएं, और जो कुछ पूछा। सर एक और चीज़, जैसे कि मैंने सर से सवाल किया था कि आवारा पशु हैं, उनके चलते किसान बहुत परेशान हैं, तो सर उसके लिए क्या है एक्शन, क्या है? बोला जाता है कि गौरक्षा के तहत ये कदम उठाया गया है, तो क्या ऐसे में, क्योंकि किसान भी परेशान है और मैंने तमाम जानवरों को भी देखा, किसी की टांगें टूटी हुई हैं, किसी के पीठ कटी हुई है, तो उस पर सर आपकी क्या राय है? सीधी सी बात है, जब आप गौरक्षा की बात कर रहे हैं तो आवारा पशु क्यों टहल रहे हैं? इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ झूठ फरेब के आधार पे गोरक्षा की बात करनी है। गोरक्षा किसी को भी नहीं करना है, ना कराना है। आप देखें कि इस समय अभी योगी गवर्नमेंट का एक पत्र आया है सभी ग्राम प्रधानों को कि आप ये लिख के दें कि हमारे यहाँ कोई छुट्टा जानवर नहीं टहल रहे हैं। आप घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं सड़कों पे हजारों मवेशी टहल रहे हैं, क्यों टहल रहे हैं? इनका आरोप है कि लोग खुदे छोड़ दे रहे हैं। भाई हम लोग भी किसान हैं, गांव में रहते हैं, एक भी जानवर छोड़ने नहीं जाते हैं। यहाँ का जो आम आदमी है, आम किसान है, वो अपने जानवरों को कभी नहीं छोड़ता। ये पता नहीं कहाँ से आयात निर्यात करके उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ में, रामपुर खास में तमाम छुट्टा जानवर घुस गए हैं। अब इनका कोई कांग्रेस वालों ने छोड़ा है यहाँ पर।
हाँ, सर बताइए इसका कोई प्रमाण। इसका प्रमाण ये है कि योगी ने तो गायों की फैक्ट्री नहीं लगा रखी है कि फैक्ट्री में उत्पादन करके भेज दे रहे हैं, या मैंने नहीं लगा नहीं आपने लगा, इसको वो कानून लाए हैं सर, कानून लाए हैं, गौशालाएं बनाए। कानून लाए हैं, उसकी व्यवस्था बनाई गई है, हजारों लाखों मवेशियों को गौशाला में भेजा गया है। नेक्स्ट चांस मेरी सरकार आएगी तो हम दोबारा भेजेंगे। गौशालाओं के ऊपर बात करना चाहता हूँ। हमने तमाम जगह हमने जाके वहाँ पे देखा, हमने तमाम जगह गौशालाओं में भी हम गए और वहाँ पे हमें पता लगा गौशाला जो है भूख से तड़प तड़प कर अव्यवस्था और गंदगी के कारण उनकी मौत हो रही है सर। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वहाँ पे प्रॉपर हमें व्यवस्था नहीं मिली। व्यवस्था बनाई जाएगी, 10 तारीख को हमारी सरकार बनने दीजिए, अब कि गौशाला के ऊपर पूरा काम होगा। मैं अन्य किसान लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग कह रहे थे कि गौ हत्या बंद हो, जो गौ हत्या बंद हो गई तो आप छोड़ के भगा दे रहे हैं। मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा कि 2014 से पहले जो इंडिया में बीफ का एक्सपोर्ट था सर, मतलब आंकड़े हैं, लगभग तकरीबन जो है 11,000 करोड़ रुपए का जो है बीफ एक्सपोर्ट होता था। लेकिन अभी 2014 के बाद 14,000 करोड़ रुपए का बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब और बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है। उस पर आपकी क्या? आपके हिसाब से है ना, हमारे हिसाब से तो कम हुआ है। आपके पास आंकड़े, तो जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें जो है वो कम हुआ है, 14 के बाद कम हो गया है। इसीलिए जो कम हुआ है तभी तो आवारा पशु घूम रहे हैं। जो कम नहीं हुआ तो बीफ कैसे का होगा? कारोबार चला कौन रहा है? थोड़ा सा आप ये भी जानते होंगे, इस समय बीफ का कारोबार कौन चला रहा है? तमाम जो मुख्य कंपनियां हैं वो हिंदू कंपनियां हैं सर, जो बीफ का एक्सपोर्ट चला रही है। मेरे पास आंकड़े। सब जो है वर्तमान सरकार, वर्तमान पार्टी से रिलेटेड है, इस पे कोई नहीं बात कर रहा है। इसको कोई सन नहीं रोक पा रहा है। 2017 के पहले जो कसाब की सरकार थी, सपा बसपा और कांग्रेस मिला करके, इनके जो चाटुकार और इनके गुंडे, इनके माफिया जो थे, आज सन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, इनके ऊपर लगाम लगी तो इनके चाटुकारों ने सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी मानसिकता रची और उस पर भूमिका को जो रचने के बाद उस पर निरंतर प्रयास करते रहे और काम करते रहे। किसी तरीके योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार विफल हो। और जिस प्रकार से सर तमाम पत्रकार हैं और तमाम जो लोग अपनी राय रखते हैं राजनीतिक मुद्दों पर, उनके ऊपर जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में कार्रवाई हो रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। आपको लगता है कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? क्योंकि सर लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, और अगर कोई भी चीज़ अगर पक्ष भी ज़्यादा हो जाएगा और विपक्ष भी ज़्यादा हो जाएगा तो लोकतंत्र जो है वो डगमगाने लगता है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी जेल गए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कासगंज में जब राहुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता, जिसके हम दोनों ने निर्मम हत्या कर तिरंगा यात्रा में निर्मम हत्या कर दिया था, उस समय हमारे मीडिया के साथियों के साथ क्या बर्ताव हुआ था? उस समय की वर्तमान सरकार को देख लीजिए और आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को देख लीजिए। मीडिया के पत्रकार कितना स्वतंत्र और कितनी बेबाकी से अपनी बात को जनता के बीच में विपक्ष में अखिलेश गए जेल, राहुल गए, प्रियंका गई जेल, मायावती गई, कि कोई नहीं। जो अपराधी है उसका जगह जेल है या ऊपर है, और वही योगी सरकार अनुशासन को बनाए रखने देश में सर कानून है, देश में कानून है, तमाम न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत सजा है। आपको लगता है कि बिना किसी कानून और सुनवाई के गोली मारना या इस तरह की चीजें ठीक है संवैधानिक तरीके से? देखिए, संवैधानिक तरीके से ही काम हो रहा है। जो अपराधी जो है भागेगा उसको आरती उतारी जाएगी, उसको गोली मारा नहीं जाएगा। और क्या किया जाएगा भाई? कानून प्रक्रिया है देश में, कानून प्रक्रिया है। जो अपराधी भाग रहा है उसके लिए आप क्या करेंगे? या कोई और सरकार गोली तो मारेगी, और क्या करेगी? सर देश का संविधान ये अधिकार देता है कि अगर कोई अपराधी है तो उसको पूरा जो है कानून के सामने उसको पूरा मौका मिलना चाहिए अपने पक्ष को रखने के लिए, और कानून पूरी सुनवाई करता है, पूरी न्यायिक बेंच बैठती है और वो अपना फैसला सुनाती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, देश का संविधान और कानून उसको गोली मारने की परमिशन नहीं देता है सर। आपके ऊपर कोई फायरिंग करेगा तो क्या आप अगरबत्ती लेके सुलगाएंगे? आप फायरिंग नहीं करेंगे। पुलिस के ऊपर कोई फायरिंग करेगा तो छोड़ देगी, और जिनको कानूनी प्रक्रिया में लाना वो सब जेल में है। कानूनी प्रक्रिया के सबको तो गोली नहीं मारी जा रही है। जो भाग रहे हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो अपराध का मतलब साम्राज्य स्थापित कर रखे थे, ऐसे ही लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर। आप बताइए। देखिए भाई साहब, या तो जेल या तो बेल या तो ऊपर जाएंगे। सीधी बात, ऐसे अपराधी रुकने नहीं पाएंगे, चाहे खुश रहे कोई, चाहे कोई नाराज रहे। हमारी सरकार फिर आने दीजिए। ऐसे अपराधियों के साथ बिल्कुल यही बर्ताव किया जाए। हाथरस में एक बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ था, हमारी टीम वहां भी गई थी। घटना को लगभग 1.5 साल बीत गए हैं। योगी सरकार दलितों के हितैषी होने की बात करती है, दलितों के यहाँ खाना भी खाती है,
और लेकिन अभी भी उस बिटिया को न्याय नहीं मिल पाया है, परिवार दहशत में जी रहा है और जो सरकार की तरफ से वादे किए गए थे नौकरी देने का, आवास देने का, वो अभी नहीं मिला है उनको। देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो दलितों के यहाँ खाना खाने की जो बात आप करते हैं, खाना खाना चाहिए। दलितों के यहाँ खाना खाना कोई आपके लिए फैशन हो सकता है, हमारे लिए कोई फैशन नहीं है। ये हमारे अपने समाज की बात है। हम अपने समाज में किसी के साथ खाना नहीं खाएंगे, ये संभव नहीं है। हम उनके साथ खाना भी खाते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं, वो हमारे अपने भाई हैं। खाना भले घर से ले जाते हैं, होटल से आता है। दलितों के यहाँ खाना खाते हैं और खाना ये होटल से मंगाते हैं, घर से बनवा के लाते हैं। अब ये राहुल समरस जीवन से टूटेगी भेदभाव की कारा। हम लोग समरस जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, दलित और जो है ब्राह्मण में नहीं बटे हैं। हमारा जो है समाज है, हिंदू समाज है। हम हिंदुत्व के लिए जीते हैं, हिंदुत्व के लिए मरते हैं। राम के लिए मरे हैं, राम के लिए आगे भी मरेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी है, अगर ये राम को छोड़ दे, धर्म को छोड़ दे, तो इनके पास कुछ है नहीं। ये राम को बेचते आए हैं, राम के नाम पे सरकार बनाते आए हैं, लेकिन कितने दिन चलेगा? ये लोग, जनता जान गई है कि अब ये राम भगवान को बेच नहीं पाएंगे। ना तो ये मंदिर लाए हैं, ना राम को लाए हैं। राम सतयुग में आए थे, जब इस भारतीय जनता पार्टी की कहीं पैदाइश भी नहीं थी। सतयुग तब तो राम जी तो तब से आए हैं। ये कहते हैं राम, तो राम तो अब बिकने से रहे, राम को ये बेच नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इस समय समस्या आप समझ रहे हैं, आप गांव में जाकर देखिए, हमारी माएँ, हमारे ऐसे जो हमारे ये साथी भारतीय जनता पार्टी के हैं, रात में ये क्या करते हैं, डंडा लेकर के, अंगोछा लेकर खेत रखाते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, लेकिन रात रात भर ये खेत रखा रहे हैं। ये योगी जी ने जो सबसे बड़ा विकास किया है, हर सरकारें आती हैं, वो कोई सेना बनाती हैं, कोई स्टेटस बनाती हैं जिससे लोगों की सुरक्षा की जाए। तो योगी जी ने अपनी एक सेना छोड़ दी है पूरे उत्तर प्रदेश में। रामपुर खास या प्रतापगढ़ की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जानवरों की सेना जो है चल रही है। 5 किलो अनाज ये मुफ्त दे रहे हैं। 5 किलो अनाज ये मुफ्त दे रहे हैं और 5 कुंटल अनाज जो हमारे खेतों को चरवा ले रहे हैं। जो राष्ट्र अपने धर्म से विचलित हुआ है, वो राष्ट्र का अस्तित्व खत्म हो गया है। तो हर एक राष्ट्र का अपना धर्म होता है, हमारा लोगों का अपना धर्म है। जो बटा वो कटा। और ये भारत और पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल है, समझता कि हमारे लोगों ने जो है 2 राष्ट्र बना दिया, जो कि होना नहीं चाहिए। ये तो हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म में पूरा भारत आता है। भारत जो है एक जीवंत राष्ट्र है, कोई वो नहीं है। जैसा कि सर बता रहे थे, पिछले 1.5 सालों में देश में आंदोलन हुए, किसानों ने देश की राजधानी में लगभग 1 साल 2 महीने राजधानी पे बैठे रहे। 722 किसानों की हत्या हुई, उनके ऊपर गाड़ियां भी चढ़ा दी गई। और अभी घटना में जो आरोपी है, मंत्री के बेटे जो है, उनको जमानत भी मिल गई है। तो सर उस पर आपकी क्या? जी सुनिए भाई साहब, देखिए एक चीज़ तो इनका ये कथन कि ये लोग रात रात भर रखाते हैं, अबे छोड़ देंगे तो हम रखाएंगे, तो ये अपना खेत, इनके पास खेत ना होगा, ये हो सकता है, हमारे पास खेत है। सीधी सी बात है। एक चीज़ ये जानवर छोड़ते हैं, हम अपना खेत बचाते हैं किसी तरह से। एक चीज़ तो ये है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस राष्ट्र में राम को बेचने की बात इनकी समझ में आ रही होगी। हम तो राम का मंदिर बनाने वाले हैं, इसी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब राम का मंदिर बन रहा है। कुछ कार्य दो मुद्दा इनका समाप्त हो रहा है। सुन लीजिए, अब ये भी इसलिए बीच में बोल रहे हैं। अब जब ये बोल रहे हैं तो हमने बात नहीं किया। अब इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, तो ये चिल्लाते हैं, ये व्यक्ति की बात करने लगते हैं। यहाँ पर भैया हैं, यहाँ पर दहिना है, यहाँ पर बायां हैं। हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। हम आपसे बताएं, हम इस राष्ट्र के लिए हैं और इस राष्ट्र के लिए समर्पित लोगों से हैं। हमको किसी व्यक्ति से कोई ऐतराज न कभी रहा है, न हम किसी, सुन लीजिए, न हम किसी व्यक्ति के समर्थक हैं, न किसी व्यक्ति के विरोधी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुलेआम में शमशान कब्रिस्तान का बयान देते हैं, 80-20 की बात करते हैं और मुस्लिमों को राजनीतिक पृथक्करण करते हैं। तो क्या एक ऐसा देश जिसमें तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं, ऐसा करना सही है? देखिए, किस मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप? मुख्तार अब्बास नकवी की बात कर रहे हैं आप? शाहनवाज हुसैन की बात कर रहे हैं आप? देखिए, ये लोग भी तो मुस्लिम हैं, मुसलमानों की बात नहीं है। अरे भाई क्यों भाई, क्यों ऐसा नहीं है? तीसरा ना, अरे अब एक बार इनकी समझ में नहीं आएंगे, इनके कोई समझ में नहीं आएंगे, काहे को परेशान हो? अरे किसी की समझ में नहीं है, इनके अकबर कुछ नहीं समझ में आता। इनकी समझ में आता है जो इनके पार्टी में है। ये अपने लोग, हम दिया जलाने के लिए रखते हैं, ये दिया बुझाने के लिए रखते हैं। इनकी बात में हमारी बात में अंतर है। बहुत सीधी सी बात है। राष्ट्र के द्रोही लोग हैं, हम राष्ट्र के हित में सोचते हैं। राष्ट्र हित सर्वोच्च मान करके ही सारे कार्य और सारे फैसले लिए जाएंगे, चाहे कोई खुश रहेगा और चाहे कोई नाराज रहेगा। मातृभूमि से गद्दारी करने वाला कोई भी व्यक्ति इस राष्ट्र में रहने का अधिकारी नहीं होगा। हम अपने पैसे से क्या कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल बनवाए, इजाजत होगी?
कतई नहीं होगी। हम मुर्दों रखाने के लिए बाउंड्री बनवाए, क्या गलत कह रहे हैं योगी जी? गलत थोड़ी कह रहे हैं कोई। हम हमारा पैसा है, हमारे देश का पैसा लेके जाके हम कब्रिस्तान में गाड़ रहे हैं, तो इसमें कौन सी दिक्कत है भाई? सर राम मंदिर को और धारा 370 को छोड़कर कुछ काम सर भाजपा के मैं बता रहा हूँ। अब आप ये बताइए हज हाउस बनाएं क्या? हम नहीं बनाएंगे। हम कैलाश मानसरोवर का भवन बनाएं तो इनको तकलीफ होगी। ये हज हाउस, हमारी बात सुन लीजिए। अरे मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ठीक यहाँ से 22 किलोमीटर आप देख लीजिए, गंगा एक्सप्रेस वे जा रही है। 6 लेन ऊपर, 2 लेन नीचे, उसके दोनों ओर वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए क्लस्टर तैयार हो रहा है। 99 वर्ष के लिए पट्टा दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को जो उद्यम करेंगे, यहाँ पर बैठकर खाने के लिए किसी को अब समय नहीं मिलेगा। जो बैठकर खाना चाहते हैं इनका समय समाप्त हो रहा है। एक और सवाल, जैसे जनता की जो हम लोग भी बड़े हुए हैं, आज हमारी 34-35 साल उम्र है। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या रही है कि जो यहाँ के लोग हैं वो पलायन करते हैं नौकरी के लिए। औद्योगिकरण, खासकर कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में औद्योगिकरण नहीं है। यहाँ की जनता दूसरे प्रदेशों में जाती है और वहाँ जाके किस तरीके से उनको भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है, उस पर तमाम नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए। फिर भी जो है उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण क्यों नहीं हो पाया? बहुत बढ़िया बात आपने उठाई है। इसके पहले इनकी सरकारें थी और उन लोगों ने हमारी आजीविका का ध्यान ही नहीं रखा। हम उद्योग वाले बने, हम आजीविका हमारे लोगों को मिले, ये चाहते ही नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि हमारे लोग आगे बढ़ें। ये चाहते थे कि हम इनके गुलाम बनकर रहें और इनको वोट करते रहें। इस किसी व्यक्ति में निष्ठा बनाएं, इस राष्ट्र के प्रति लोगों के अंदर निष्ठा न जगने पावे। यहाँ पे भाजपा की भी सरकार रही है पूर्व में, राजनाथ सिंह जी भी रहे हैं। 1992 में भाजपा की सरकार आई है और उसके बाद सपा की रही है, बसपा की रही है, तमाम सरकारें रही। कांग्रेस भी 37 साल तक कांग्रेस भी यूपी में रही है। तो सर मैं तमाम सरकारों से मेरा ये सवाल है कि जिस उत्तर प्रदेश ने उनको इतना बड़ा नाम दिया, इतना बड़ा पद दिया, उस उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार होता है। यहाँ की जनता जो है कहीं और जाती है। कोई सौतेला व्यवहार अब नहीं होने पाएगा। हम लोगों ने ये प्रयास कर दिया है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जा रही है, यहाँ पर गंगा एक्सप्रेस वे जा रही है, यहाँ पर इस तरह की जो लिंक एक्सप्रेस वे जा रही है, तमाम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, राम वनगमन मार्ग बन रहा है। ये सब क्या हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि लोगों को पर्यटन की सुविधा मिलेगी, लोग यहीं पर रोजगार लगाएंगे और हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है। हर जिले के उत्पाद को प्राथमिकता दी जा रही है। विश्व में उनको स्थान मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। अब ये लोग शुद्ध जल पीने के लिए गाँव के टंकी। ये पलायन पे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी ये एक्सप्रेस वे आपका कहना है कि पलायन पर बात नहीं ये करेंगे। पलायन 3 बार वो ये कभी नहीं रोक पाएंगे। इनको बेरोजगारी का आंकड़ा आप समझ रहे हैं, आप पत्रकारिता से है। पिछले 40 साल का रिकॉर्ड इन्होंने, का रिकॉर्ड है कि पिछले 40 में सबसे निचले स्तर पे इनका जो है बेरोजगारी की स्थिति है, महंगाई पे इनका नियंत्रण नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जातिवाद और संप्रदायवाद, अभी तक उत्तर प्रदेश बिहार में जातिवाद पे राजनीति थी, जिसको खत्म करने के लिए भाजपा ने संप्रदायवाद मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन सरकारों के चक्कर में आपसी भाईचारा खत्म नहीं होना, वो रहना चाहिए। जो आपसी भाईचारा बिगाड़ती है सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी है। ये हिंदुस्तान किसी एक की बपौती नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र एक था, है, इसका सम्मान सब करते हैं। कोई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के टुकड़े हों, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा कोई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको पेटेंट कराना चाहती, खाली वो राष्ट्रवादी हैं। अरे जो इस हिंदुस्तान में पैदा हुए सब राष्ट्र के लिए मरते हैं, लेकिन ये पेटेंट करा के उसको बेचना चाहते हैं। जैसे इनके पास धर्म के अलावा, भक्ति के अलावा और कुछ है नहीं। ये बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में क्या किया? एक एम्स लगाया, एक IT सेक्टर बनाया, एक NTPC बनाया, कोई पावर कॉर्पोरेशन लगाया, कुछ नहीं। किसी युवकों को रोजगार मिला? नहीं मिला। ये इनके पास कुछ है नहीं। आरोप लगाया जाता है पिछले 70 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ। माननीय अगर 70 सालों में कुछ काम नहीं हुआ तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी बेच क्या रहे हैं? ये रेलवे बेच रहे हैं, इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, BSNL बेच दिया। अगर 70 साल में काम नहीं हुआ तो आपको बेचने को कहाँ से मिला? ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे भारतीय जनता पार्टी की 7 पुश्तें अगर मर के भी अवतार लेगी तो कांग्रेस ने वो किया। कांग्रेस ने 2 प्रधानमंत्री अपने इस देश के लिए खोए हैं। इंदिरा गांधी आतंकवाद का शिकार हुई हैं, राजीव गांधी आतंकवाद का शिकार हुए हैं। है कोई ऐसी पार्टी जिसने 2 प्रधानमंत्री इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए हो? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी कभी देश की आज़ादी में शरीक रहा हो, अपने प्राण गंवाए हो तो बताएं? ये सिर्फ धर्म को मानेंगे, ये सिर्फ झगड़ा करेंगे, सांप्रदायिकता इनका मूल सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार यहाँ नौजवानों के लिए कोई ना फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है,
न कुछ है। यहाँ जो है बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है। हम मतलब लोग रोजगार को लेकर युवाओं की और तमाम लोगों की नाराजगी है और महंगाई महंगाई यही हम चाहते हैं, हम लोग नौजवान यही चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को लिए रोजगार हो। टिकिया बेच रहा, कोई पकौड़ा बेच यही रहा, कोई सबसे चने की मोस्ट दुकान किए हुए है। ये बेरोजगारी का आलम है कि युवा चने की दुकान, अगर आप दिन में आए होते देखते तहसील के सामने और 10 युवा चनिया बेचते हैं। भुना हुआ देखिए चना बेचते हैं। ये बहुत दिनों तक सरकार में रहे, इन्हीं के कारण ये चना भुना होना जो बेचने की नौबत आई है आज है। और युवकों के लिए जो समस्या है, अरे भाई हमको बोलने तो दीजिए, आप क्यों चिल्लाते हो? बोलो नहीं, सुनने दो, बोलने दो। ये देखिए ये लोग हमेशा ऐसे ही आतंकवाद पैदा करते हैं। ये जिस बात का, ये भिंडरा वाले को पैदा करने वाली यही कांग्रेस है। उसी भिंडरा वाले के बदौलत इनकी इंदिरा गांधी की मौत हुई। जिन इंदिरा जी की बात करते हैं ये, भिंडरा पे तो सर कार्रवाई कर रही थी। सुनिए तो, आप भिंडरा वाले पर कार्रवाई हुई हो, कुछ वो पैदा करने वाले तो वही लोग हैं। जब आप गंदे लोगों को पैदा करोगे, वो आपको मार डालेंगे, तो उसके दोषी हम तो हैं नहीं। हाँ, राष्ट्रहित चाहने वाले लोग तो आपको मारे नहीं हैं। जो राष्ट्रद्रोही लोग थे, जो आतंकवादी लोग थे, उन्होंने आपको मारा था, और वो आपके ही पैदा किए हुए लोग थे वो। देखिए मित्र, ये सारी बातें इस तरह की करते रहते हैं। हम अपनी ज़बरदस्ती कोई बात थोपना नहीं चाहते, ना हम किसी व्यक्ति के विरोधी रहे हैं कभी, न किसी व्यक्ति के समर्थक रहे हैं। जो इस राष्ट्र का नहीं है वो हमारा अपना नहीं है। आप भी कुछ कहना अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने एक सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भारत को टुकड़े टुकड़े करने में विश्वास रखते हैं। मैं अपने कांग्रेस के मित्र से एक सवाल ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो भारत के टुकड़े होंगे इंसा अल्लाह कहने वाला वो व्यक्ति आज ही आपकी ही पार्टी का तो एक कार्यकर्ता और एक नेता है, क्या उसको आप अपनी पार्टी से निकालेंगे? उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करेंगे? और एक बात हमारे सर, आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो। इस देश की आज़ादी के लिए अशफाक उल्लाह खान फांसी पे गए। तो हमने वही बात ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, फूट करो शासन चलाओ। ये सद्दाम, ये सुनिए, ये था ना मुसोलिनी, गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, जो उनका हश्र हुआ था वही हश्र आने वाले समय मोदी जी का होगा। ये हो गए हैं हिटलर शाही चला रहे हैं इंडिया में। लेकिन ये भारत देश है, यहाँ पे हर नागरिक को, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो और चाहे मुस्लिम हो, सबको संवैधानिक अधिकार मिला है यहाँ रहने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब नीतियों का विरोध करती है और भारत देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। छात्रों और किसानों के मुद्दे पर भी आपकी राय? छात्रों को उन्होंने कुचला है, उनको दबाया है, उनको उनके हॉस्टल में घुस कर निकाल के मारा गया है। कहीं भी उन्होंने क्या कहा था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप ही बताइए कि उन्होंने कितना लाख रोजगार दिया? कितना लाख भी नहीं, कितना 100 रोजगार दिया? एक भी रोजगार दिया नहीं। केवल इन्होंने दिया क्या? बेरोजगारी, महंगाई। आप समझिए, चुनाव होने के पश्चात 10 से 11 मार्च को यही डीजल हो जाएगा 125 रुपये लीटर। इन्होंने रुकवा दिया है। गैस कांग्रेस शासन में मिलती थी कितने की? 350 रुपये की, 350 रुपये मिलती थी। आज हो गई है 1000 और परसों फिर बढ़ गया 95 रुपीज़, परसों फिर बढ़ गया, अब हो गया 1100 रुपये। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है और ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए दाम अभी कम है और चुनाव के बाद जो है दाम बढ़ने वाले हैं। ये अटकलें हैं। दाम बढ़ेगा। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ेगी तो संसार में बढ़ेगा उसका। अभी अंतर्राष्ट्रीय बढ़ा है और कम हुआ है। लेकिन हमारी बात तो सुनिए, अभी जो किया है, इन्होंने प्रयास किया है कि जो भी कंट्रोल अधिकतम संभव हो सके वो किया जाना चाहिए, और इन्होंने काफ़ी प्रयास करके जो भी कम करने का प्रयास किया कर रहे हैं। देखिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, एक चीज़ बड़ी गड़बड़ पंडित जी, नहीं बीच में मत बोलिए। हम बोल रहे हैं तो हमको बोलने दीजिए, आप बोलिए तो आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा किसी के बोलने पर। देखिए मित्र, हम राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं। राष्ट्र में जो बेरोजगारी है वो कोई 4 दिन में तो आई नहीं है। बेरोजगारी इन लोगों के द्वारा लादी गई हमारे देश में। हम लोगों का जो विकास नहीं हुआ, जो बेरोजगारी हमारे बीच में देख रहे हैं आप, उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं राष्ट्र के निर्माण का, और राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस की सरकार नहीं है और बेरोजगारी हम डांट रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 20 साल से सरकार में ना रहा, जो पार्टी सरकार में नहीं रही वो कैसे यहाँ पे रोजगारी।
88 के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं नहीं रही है तो 30 से 32 साल हो रहे हैं। अरे भाजपा की सरकार रही है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की तो आप हर चीज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार। अरे थोड़ा तो सरकार से सीखिए। प्रियंका गांधी इस बार बेटी हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ आई हैं, उससे आप क्या समझते हैं कि क्या महिलाओं को भी राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी देने की बात करती है? प्रियंका गांधी का बेटी हूँ लड़ सकती हूँ को नारा आज घर घर में एक एक लड़कियों के छात्राओं की जुबान पर है। आज लोगों को एक ताकत मिली है कि कोई उनके लिए आगे आया है, महिला सशक्तिकरण को कोई बढ़ावा देने जा रहा है, लड़कियों में जोश आया। क्योंकि प्रियंका गांधी ने इसको कहीं ना कहीं से दिमाग में तब लाया जब उन्नाव की घटना हुई, जब हाथरस की घटना हुई, जब रात में 2 बजे उत्तर प्रदेश की सरकार उस बेटी को जला देती है, उसके माँ बाप उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते, उसकी माँ रोकती रही, बिलखती रही, लेकिन उसको वहाँ पर संस्कार में शामिल नहीं। तब प्रियंका गांधी ने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उस माँ को लड़ा रही हैं, जो वो पीड़िता है उसकी माँ को प्रत्याशी बना के लड़ाया जा रहा है। लड़की हूँ लड़। पूरे उत्तर प्रदेश में आज महिलाओं को आत्मलंबन स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है और 40% महिलाओं को कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव में टिकट दे करके श्रीमती प्रियंका गांधी ने सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस जो वादा करती है, जो प्रतिज्ञा करती है, जो संकल्प लेती है, उसको पूरा करती है। अभी पहला उन्होंने ये वादा पूरा किया है, 40% महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है। आने वाले समय में सरकार बनती है तो बहुत सारे काम करेंगे। आखिरी राय आपकी? हाँ, सुन लीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी कह रहे हैं कि यूपी और बिहार के भैये यहाँ पर नहीं टिकने पाएंगे। पंजाब का वो इनकी जो प्रियंका गांधी है, यही समस्या है इनकी सर। जो प्रियंका गांधी है वो उस पर तालियां बजा रही हैं। ये क्या है जी? आपको कैसे अधिकार मिलता है यूपी में चुनाव लड़ने का? अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो देखिए मित्र, हम किसी व्यक्ति के भारत में विरोधी हर व्यक्ति हर राज्य में जा सकता है, इसके लिए होना कोई दिक्कत चाहिए। नहीं है। और लेकिन समस्या ये भी है कि यहाँ के लोग सर, यहाँ पे कुछ है नहीं, रोजगार नहीं है, इसीलिए जनता हमारी बात सुन लीजिए। तो ऐसा क्या इनको कहना चाहिए जिस प्रियंका गांधी ने ये कहा, ताली बजाया, और वहां पर चन्नी इस तरह की बात करते हैं? क्या इस तरह से वोट ऐसे लोगों को भारत के किसी अन्य हिस्से में चुनाव लड़ना चाहिए? सर आपने कहा छात्रों के लिए, आज की डेट में 5 सालों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, क्या आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि एक भी सुचारू रूप से हुई? नहीं हुई। इनकी सरकार में एक भी परीक्षाएं सुचारू रूप से नहीं हुई हैं, सब में घोटाला हुआ है। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है, पेट्रोल डीजल समकक्ष नहीं पहुंचा। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में पेट्रोल डीजल समकक्ष पहुंचा है। दूसरी बात बता रहा हूँ, का तेल भी है। हाँ, सरसों का तेल तो महंगा हो ही गया है और वो भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, वो भी अशुद्ध मिल रहा है। हर आखिरी में आप लोगों की राय, इस बार किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस ही बन रही है। सर किसकी सरकार? कांग्रेस। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बनेगी। बिना कांग्रेस के कोई गवर्नमेंट नहीं बना पाएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ मोना जी की सरकार बन रही है, कांग्रेस की। इकाई से न दहाई से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी सन 2022 में 2/3 से। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर किसकी सरकार? यहाँ पर तो मोना जी की सरकार बन रही है, कांग्रेस। सर किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो ये हम लोग यहाँ प्रतापगढ़ में थे, यहाँ पे रामपुर खास में हम जनता से बात की और जनता की बात जानने की कोशिश की। और यहाँ पे हमें जो बटे हुए आंकड़े जानने को मिले, कुछ समाज के एक धड़े में यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और एक धड़े में भाजपा का समर्थक है। हम और भी हिस्सों में जाकर लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतापगढ़ में जनता का क्या मूड है और इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनता किसको पसंद करके सत्ता दे रही है। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।